Good morning students. Today we are going to start geography chapter first class 10th है ना। तो आज हम आपको पिछले वीडियो तक आपको पढ़ाए थे लेटेराइट मिट्टी तक। अब आज आपको हम डेजर्ट मिट्टी और माउंटेन कुछ इसके बताएंगे सॉयल इरेजन के बारे में है ना। तो इसके हम सबसे पहले चलते हैं डेजर्ट सॉयल जो आपको कहाँ मिलते हैं, राजस्थान में। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा मैप के थ्रू बताना चाहेंगे। मान लो ये आपका यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुजरात है ना। गुजरात में क्या है, रण कच्छ है ना, रण कच्छ। और यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या है, समुद्र। हम किसको पढ़ा रहे हैं, आपको डेजर्ट सॉइल के बारे में ना। तो समुद्र है, सी है जो भी, और सागर है ना, ओशियंस। तो यहाँ से ये जो हवाएं जब चलती, कैसे मिट्टी कैसे मतलब मिलती है इनको गुजरात में, यहाँ पे गुजरात में आके, और यहाँ पे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। ये सारे ये क्या है, दक्षिण पार्ट है ना। पंजाब का दक्षिण पार्ट, हरियाणा का दक्षिण पार्ट, और ये उत्तर प्रदेश का, पंजाब का भी दक्षिण पार्ट है, और राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का वेस्टर्न पार्ट में है। तो अब हम देखते हैं कि ये मिट्टी कैसे आती है ना, कहाँ से मिलती है, इसके बारे में। कैसे तो आती कैसे, यहाँ पे हमारे क्या है, सागर है, समुद्र है, सागर है। तो ये सागर से जब हवाएं चलती है तो ये कहाँ जाती है, सबसे पहले कहाँ जाती है, गुजरात में रण कच्छ में जाके टकराती है, यहाँ के पहाड़ियों पे जाके टकराती है। और ये जाके ये कहाँ पे गिरती है, गुजरात के यहाँ पे, जहाँ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के, यानी कि पंजाब और हरियाणा के दक्षिण क्षेत्र में, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में। तो इन स्थानों पे मतलब ये मिट्टी जाके गिरती है। मिट्टी कैसे, यहाँ हवाओं के थ्रू जाती है, पहाड़ियों से टकराती है, और टकरा के वो सारी मिट्टी यहाँ पहाड़ियों से टकरानी है और सीधे यहाँ पे गिरती है। तो यहाँ पे गिरती है तो राजस्थान में मतलब सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी होती है, ये वाली जो यहाँ से जाती है, मोटी कण की मिट्टी होती है। कैसी होती है, मोटी होती है थोड़ी, बाकी नॉर्मल मिट्टी से ये मिट्टी थोड़ी मोटी होती है, और सबसे ज़्यादा ये राजस्थान में गिराती है। उसके बाद फिर बाकी एरिया में पाई जाती है इससे, ये मरुस्थलीय मिट्टी जिसको कहते हैं ना। तो बोला जाएगा अगर कि ये मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पे कितने पाया जाता है, तो अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आप राजस्थान बताओगे, और बाकी ये चारों क्षेत्र हैं जहाँ पे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। लेकिन ये साउथ साइड बताओगे, ये वेस्टर्न साइड बताओगे, है ना, पश्चिमी साइड। इसके बाद इसमें आपको ये भी बताना है कि इसके कण जो है कैसे होते हैं। जो यहाँ से मिट्टी समुद्र साइड से निकलती है तो जाहिर है मिट्टियाँ जो उड़ा के जाएगी तो वो थोड़ी मोटी होती है नॉर्मल मिट्टी से। आप ऐसे भी आंधी तूफान में देखेंगे कि घरों में जो मिट्टी उड़ के आती है तो आपको कण कण टाइप के लगेंगे, रेत जो होता है वो, है ना। तो ठीक यहाँ भी इसी तरह से हल्की थोड़ी मोटी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा होता है। तो इन मिट्टियों में हमको क्या मिलता है, यहाँ पे खनिज। इन मिट्टी में क्या रहता है, खनिज की मात्रा अधिक रहती है। खनिज, नमक जो होती है, नमक क्यों, क्योंकि हमको पता है सागर में क्या होती है, सागर का जो पानी है या वहाँ का एरिया नमकीन होता है ना, उस पानी में नमक होता है। नमक के कारण जो आसपास के जो रेत है उसमें भी नमकीन पाया जाएगा, जिसके कारण ये जब उड़ के यहाँ जाती है तो वो साथ में नमक भी साथ में ले जाती है। तो यानी ये मिट्टी में ज़्यादातर कैसे खनिज पाए जाते हैं, नमक टाइप के, यानी कि नमक भी पाया जाता है। और इसकी जो नमी होती है, जो यहाँ से जब मिट्टी जाएगी, सागर से जा रही है उड़ के, और यहाँ जब गिराती है तो इसमें नमी पहले तो ठीक रहती है, मतलब जब यहाँ से जाएगी तो वहाँ पे नमी जब गिराएगी तो ठीक रहेगा। लेकिन इसके बाद क्या होता है, उसकी नमी मीन्स ह्यूमस, ये तो फिर कम हो जाएगी, कम मतलब ख़त्म हो जाएगी एक तरह से। क्यों, क्योंकि जब यहाँ धूप होता है तो वो उड़ जाता है, धूप के साथ वो जो उसमें नमी होती है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ की जो मिट्टी है उसको हम सिंचाई के काबिल बना सकते हैं। मतलब ये सिंचाई, इतना पानी तो नहीं रहता है, लेकिन हम अगर हमारे पास सुविधाएं हैं जैसे बोर वगैरह, तो हम यहाँ पे इस मिट्टी को उपजाऊ बना सकते हैं, है ना, सिंचाई के थ्रू कर, मतलब अपने खेती के अनुसार बना सकते हैं।
और अगर यहाँ पे जो है मिट्टी, इसमें जो लवण मात्रा जो होती है माने यानी कि स्लोवल सॉल्ट, इसकी मात्रा कम होती है। क्यों कम होती है? क्यों सॉरी अंश, उसके वनस्पति के अंश है ना, वनस्पति यानी पत्तियाँ या कुछ जो पेड़ से रिलेटेड हमको चीज़ें मिलती है ना, तो वो यहाँ इस क्षेत्र में कम पाई जाती है। ये मरुस्थलीय मिट्टी में वो चीज़ नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि ये कहाँ से हवाएं आ रही हैं, सागर से आ रही है, और ये सीधे ऊपरी क्षेत्र जो पर्वत होती है ना, ऊपर हिस्से में टकराती है, और ऊपर हिस्से में टकराने के कारण वो अपने साथ ऐसा कुछ नहीं ले जाती है जो वो सिर्फ मिट्टी के कण ही वहाँ गिरा पाती है। तो उसको वनस्पति से ऐसी चीज़ें नहीं मिल पाती, जिसके कारण वहाँ पे इसके अंश, वनस्पति के जो अंश होते हैं वो कम होते हैं ना। और जो मतलब इस तरह से ये है, यहाँ सबसे ज़्यादा हमको पता है कि राजस्थान में। तो ये था आपके मरुस्थलीय मिट्टी। नेक्स्ट में आपको हम पढ़ाते हैं इसके बारे में, माउंटेन के बारे में बताते हैं, माउंटेन सॉइल जो होती है वो कैसे होती है। तो अब हम चलते हैं माउंटेन सॉइल की तरफ। अब माउंटेन सॉइल से ही हमको समझ में आता है कि ये पर्वतीय मिट्टी, यानी पर्वत में जो जगहों पे, पर्वत जगहों पे मिट्टी पाई जाती है वही क्या कहेंगे, उसको हम पर्वतीय माउंटेन कहेंगे, मिट्टी कहेंगे, पर्वतीय मिट्टी यानी कि माउंटेन सॉइल है ना। ये मिट्टी अब यहाँ पे हम समझते हैं इसको भी एक मैप के थ्रू। जैसे यहाँ पे मान लो ये क्या है, हमारा हिमालय है। हिमालय का ये कौन सा जगह है? उत्तराखंड। उत्तराखंड, यहाँ आसाम है, दार्जिलिंग है ना, दार्जिलिंग इसके आसपास। और हिमाचल प्रदेश भी यहीं पे है ना, हिमाचल। जितने भी पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र हैं ये सब हिमाचल प्रदेश। तो ये पर्वतीय क्षेत्र यानी हिमालय के आसपास में ये जो हमको मिलते हैं, तो आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे मिलते हैं। अब जो ये पर्वतीय श्रेणी कहाँ है? इनके बीच में, जो पर्वत के बीच यानी कि दूसरे, यहाँ तो पूरे पर्वत, इसके साथ और भी दूसरे पर्वत अटैच होंगे, तो इसके मिडल में जितने भी हमारे मतलब कि प्लेसेस, इसको पर्वत श्रेणी कहा जाता है। जितने भी पर्वत के मध्य में, जितने भी मतलब पहाड़ों के बीच में वो जगह है, वो सब पर्वतीय श्रेणी में आती हैं। तो इनकी जो कैसे होता है इसकी मिट्टियाँ, इनकी जो लेयर है, जैसे मान लो कोई भी पहाड़ है, आपकी पहाड़ है जो इस तरह से तो होंगी है ना, इस तरह से होती है पहाड़। तो जब भी ये बारिश होती है, एक तो इसको पर्वतीय श्रेणी इस प्लेस को कहेंगे। क्यों? ये दो पहाड़ों के बीच के मध्य भाग है ये, है ना, मध्य भाग को मध्य पर्वतीय श्रेणी कहेंगे। तो जब ये बारिश या कुछ भी होता है, तब मिट्टी क्या यहाँ पाई जाती है? यहाँ नहीं पाई जाती। ये मिट्टी बारिश के थ्रू धीरे 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 यहाँ पे जाके, जहाँ पे ये जगह खाली यानी कि गड्ढे, ये नीचे है यानी यहाँ पे जब निचला हिस्सा, इसका मतलब वो गड्ढा ही है एक तरह से, कुछ वहाँ पे कमी है, मिट्टी की कमी है। जो ऊंचा वहाँ पे पूरी चीज़ें, इसलिए वहाँ पे उतना स्पेस नहीं है, स्पेस यहाँ पे मिलती है। तो ये चीज़ें धीरे धीरे यहाँ पे जाके जम जाती है। बारिश जब होगी तो उसके कण धीरे धीरे यहाँ पे आ जाएगी। और इन पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, इन पर्वतीय क्षेत्रों की जो मिट्टी होती है उसमें नमी पाई जाती है। क्यों? ये जो यहाँ से जब बारिश होगी तो ये सीधे यहाँ आ जाएगा, और ये मिट्टी जो धीरे धीरे करके यहाँ परत बनाती है। परत बनाते बनाते यहाँ पानी जो है नीचे, लेयर के नीचे पानी छिद्र युक्त होता है, तो वो नीचे छेदा मतलब हल्का हल्का, उसमें इतनी वजन नहीं होती कि उसके मतलब पानी रखने की ताकत होती है। तो अंदर नीचे लेयर में इसके पानी जमा रहता है, इसलिए यहाँ पे नमी रहती है। प्लस यहाँ पे जो है, यहाँ हमने मरुस्थलीय मिट्टी में क्या पढ़ा था कि वहाँ पे अंश, वनस्पति के अंश नहीं होते, लेकिन यहाँ पे होते हैं। क्योंकि जो भी यहाँ पे बारिश होगी तो उसमें जो पेड़ वगैरह जो यहाँ लगे होते हैं, तो उसके जो भी पत्तियाँ वगैरह जो कुछ भी है ये से मतलब कि नीचे मतलब एक्चुअली में वो नीचे ही जाएगा, और नीचे जाएगा तो जहाँ जगह खाली है वहीं जमा होगा। तो यहाँ पे जगह खाली रहता है, और ये जाके यहाँ पे लेयर के दौरान वो लेयर के उसमें
इकट्ठा होता रहता है। तो यहाँ पे नमी भी ज़्यादा रहती है और वनस्पति के अंश भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ी इलाके में, और पहाड़ में पेड़ पौधे पाए जाते हैं, ठीक है। और गहरी भी होती, गहरी मतलब कहने का मतलब कि इसका जो ऊंचाई है धीरे धीरे लेयर बनता जाएगा, ऐसे ऐसे ही काफ़ी टाइम लगता है। ये कोई एक बारिश या एक साल की बारिश 2 साल की नहीं होती है, बहुत सालों बाद, क्योंकि इसकी जो लेयर होती, पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी, इस तरफ जो बनती है वो बहुत बारीक बनती है ना। एकदम से मिट्टी पूरी नीचे नहीं आ जाती है, थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके आती है। और यहाँ भी थोड़े थोड़े मिट्टी के हमको निशान देखने को मिलता है, लेकिन ये पतली है, लेकिन इसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पे होगी, समझ गए। हाँ, तो ये थी। और यहाँ पे हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिट्टी, मतलब ये मिट्टी किस तरह की उपजाऊ होती है, आलू, मतलब आलू जैसे इसमें फसल या चाय, कहवा, इस तरह के फसल को उगाया जा सकता है ना। और जब यहाँ पे कैसी मिट्टी, मतलब कि जो आसाम और दार्जिलिंग है ना, यहाँ पे अच्छे चाय और आलू को उगाया जा सकता है। दार्जिलिंग यानी इस एरिया में आलू और क्या है, यहाँ चाय की खेती अच्छी की जाती है। और यहाँ पे क्या है, ह्यूमस की भी डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ी होती है वो थोड़ा ऊंचाई में होती है ना। तो इनकी जो ढलानें होती हैं, ढलानों के कारण यहाँ पे इतनी ह्यूमस नहीं पाई जाती। जहाँ पे भी आपको इस शेप, मतलब इस तरह के जहाँ पहाड़ी, वहाँ आपको ह्यूमस देखने को मिलेगी। और जो पहाड़ है, जैसे कि पहाड़ मतलब इस तरह ऊंचाई में रहता है, तो ऊंचाई के कारण ये पानी सीधे यहाँ आ जाता है। इसकी जो मिट्टी, जो जमा मिट्टी के कारण तो ह्यूमस रहता है, जैसी जितनी चिकनी मिट्टी, मतलब जितनी मिट्टी उसमें होंगी उतना ज़्यादा, तो उसकी मिट्टी तो यहाँ आ जाती है। इस कारण से इसकी ह्यूमस यहाँ पे होती है और यहाँ पे नहीं होती। यानी कि चाय के बागान वगैरह जहाँ करते हैं, तो वहाँ की थोड़ा ऊंची मिट्टी होने के कारण, ढलान टाइप के, वहाँ पे ह्यूमस की थोड़ी कमी पाई जाती है। और यहाँ पे आयरन और चूना जो होता है ये भी नहीं रहते हैं। सॉयल फॉर्म बाय द लाइम एंड डॉलमाइट, इसके जो सॉयल होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, रॉक यानी चट्टानों के उसमें रूप में होते हैं, ठीक है। ये चट्टानों के रूप में नैनीताल में पाया जाता है, मसूरी में, चक्राता में, इन विच पाइन एंड सॉल्ट ट्री। और जो ये मसूरी है, नैनीताल है, इन जगह पे क्या, कैसी फसल उगाई जाती है, पाइन और सॉल्ट ट्री की खेती होती है ना। यहाँ पे ऐसे साल एक पेड़ होता है जो मतलब कि फर्नीचर के लिए वर्क किया जाता है, इसमें फर्नीचर बनाया जा सकता है, तो ये अच्छे पेड़ कहलाते हैं। और ग्रेनाइट और डोलोमाइट, ये जो अग्निया पत्थर है, ये भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कौन सी जगह पे, ये वोल्केन्स एरप्शन की प्लेस पे, यानी कि हिमालय में जहाँ ज्वाला फटते हैं, यानी कि ज्वाला फटने के प्लेस पे क्या मिलते हैं, अग्निया चट्टान मिलते हैं, डोलोमाइट मिलते हैं, और ग्रेनाइट यानी मार्बल्स पाए जाते हैं ऐसे प्लेसेस पे, ठीक है। तो ये थे आपके माउंटेन। अब माउंटेन के आगे हम चलते हैं। आपको जैसे बताए थे सॉयल इरेशन। सॉयल इरेशन में क्या होता है, मिट्टी का कटना। हम किसको कहते हैं, मिट्टी का कटना। जब भी ये पानी के द्वारा या हवा के द्वारा कोई भी प्राकृतिक क्षरण होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉयल इरेजन, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में अप्रदन कहते हैं। मिट्टी का अप्रदन करना यानी कि मिट्टी का लॉस होना, है ना। लेकिन ये ऊपरी सतह, जब मतलब कि किसको कहेंगे, जो ऊपरी सतह जो मिट्टी का होता है ना, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है, तो उसको हम कहेंगे कि ये ज़मीन में जो भी मिट्टी तो धीरे धीरे गायब हो रही है, गड्ढे बन रहे हैं। इसका मेन हम कैसे समझते हैं कि मिट्टी गायब हो रही है, जो ज़मीन होती है उसमें गड्ढे बनने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये हवा के थ्रू या पानी के थ्रू ये जो मिट्टी है बह जाती है। जब बह गई तो वो मिट्टी में क्या बचा, उस जगह पे गड्ढे ही बनेंगे। पता है, जहाँ से जितना ज़्यादा मिट्टी उड़ेगी या वहाँ से बह जाएगा पानी के थ्रू, तो वहाँ पे गड्ढे बनेंगे। और ये गड्ढे बनने का कारण हम क्या समझ सकते हैं कि मिट्टी का अपरदन हुआ, यानी कि मिट्टी जो है उड़ गई या बह गई, है ना, कट गई मिट्टी यहाँ से। आपने अपने आसपास भी देखे होंगे, आसपास के प्लॉट, मान लो शहर में अगर रहते हो तो आसपास प्लॉट कोई खाली रहता है, तो उस प्लॉट को देखो, कोई स्टार्टिंग डे में आपने देखा तो वो प्लॉट कैसा था, बहुत गड्ढा था। लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ दिन बाद देखोगे कि मिट्टी बह बह के उस जगह को भर दिया, यानी कि एक जगह की मिट्टी उड़कर दूसरी जगह जाती है, तो एक जगह गड्ढा करती है, दूसरी जगह की गड्ढा को भरती, इस तरह से मिट्टी अपरदन में होता रहता है। और ये मिट्टी वैसे फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो मेन मिट्टी के लक्षण यही है, और जब हमको मिट्टी अपरदन पता चलता है, सिर्फ ये लक्षण है कि ये मिट्टी यहाँ से गायब हो रही है, वो हमको गड्ढे से समझ में आता है ना। तो ये थे मिट्टी अपरदन। इसके आगे हम बताएंगे इसके रीजन
कि मिट्टी अपरदन के रीजन क्या हैं। कारण क्या है, बाढ़ जब आता है तो क्या होता है, पानी बहता है, पूरे एरिया, इतने बड़े से एरिया को कवर करता है और वो अपने साथ पता नहीं कितनी सारी चीज़ें बहा के ले जाता है। मिट्टी के साथ, मिट्टी तो फिर जब ऐसा पता है कि मिट्टी उसके साथ जाएगा, पानी के साथ मिट्टी बहेगी, तो ये मिट्टी का हरण हुआ, यानी कि क्षरण हुआ, है ना। और इसके आगे बारिश बहुत ज़्यादा जब होती है, बूंदें टपकती है, तो मिट्टी वहाँ पे क्या होता है, बारिश जब बूंद टपकता है तो उखड़ती है उस जगह की मिट्टी जहाँ भी बारिश होती है ना, तो ये भी इसके कारण हैं। और इंसान के जो गतिविधियाँ हैं, यानी कि जो अपने फ़ायदे के लिए पेड़ों की कटाई करते हैं, वो भी एक मिट्टी का अपरदन का कारण है। क्यों? क्योंकि जब पेड़, हम सब जानते हैं कि पेड़ हो, घास हो, वो क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, पकड़ के रखते हैं एक तरह से, है ना। लेकिन जब उस पेड़ को काट दोगे तो मिट्टी किसके सहारे रहेगी, मिट्टी जाहिर है बह जाएगी। तो ये भी मिट्टी के ऊपर क्या एरोजन का कारण है। और पशुओं द्वारा घास ज़्यादा से ज़्यादा जो चारा है, चारा को क्या करते हो लोग, खाते हैं घास को, कौन, एनिमल। तो जब घास को खाते, जितना ज़्यादा वो घास वहाँ से उखड़ जा रहा है, खा रहे हैं, तो वो भी मिट्टी अपरदन का कारण है। क्योंकि वहाँ भी घास जो है मिट्टी को पकड़ती है, मजबूत रखती है, लेकिन यहाँ पे जब घास ही नहीं रहेगा तो मिट्टी कैसे मजबूती बनेगी, है ना। तो ये भी इस कारण से भी मिट्टी एक लॉस होने का कारण है। अब घर का निर्माण जब हम करते हैं तो क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, ले जाते हैं अपने घरों में, उसके जो पेड़ है उसके बेनिफिट अपने घरों में ले जाते लगाते हैं, विंडो बनाते हैं, जो भी है ना, बिल्डिंग बनाने में जो भी यूज़ कर सकते हैं, पेड़ को काटने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक मिट्टी लॉस होने का कारण है। जब जितना ज़्यादा पेड़ कटेगा उतना ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट जो है, इन्वायरमेंट से जो भी ज़मीन है उसमें जो मिट्टी है वो लॉस होगी, है ना। और खुदाई, इंसान क्या करते हैं आजकल, माइंस या कुछ भी बहुत सारी खुदाइयाँ करते रहते हैं, तो इसके थ्रू भी मिट्टी बहुत लॉस होता है ना। खुदाई से क्या है, वो गड्ढा होता जाता है, ये मिट्टी उस जगह के दूसरे जगह जाती है, प्लस हवा, तूफान, बारिश, कुछ भी रीजन हो सकते, जब वहाँ खुदाई हो गई तो वो अपने साथ मिट्टी उड़ा के, जितना आप उसको नहीं खोदते हैं तब तक तो उतना ज़्यादा मिट्टी नहीं उड़ती जितना खुदाई के बाद उड़ने लगती है। आपने अपने आसपास देखे भी होंगे इस तरह की सिचुएशन। खेती अगर आप गलत तरीके से करते हैं तो भी वो मिट्टी लॉस करता है, और अगर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खाद यूज़ करते हो जो केमिकल वाले हैं तो वो भी मिट्टी लॉस होने का रीज़न बनता है। तो यानी कि ये अच्छे तरीके से आप कोई भी चीज़ को तौर तरीके के अनुसार नहीं यूज़ करते तो वो सब हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, यानी कि हमारी मिट्टी के लिए नुकसानदायक है। तो ये थे आपके रीजन सॉइल के जो लॉस होने के रीजन हैं। और मेन इसमें तो हवा तूफान है, जो तूफान के साथ बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ा के ले जाती है। बाकी रीजन इसके साथ भी हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं जितना पानी और हवा इसको इफ़ेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम हम इसके इफ़ेक्ट, हार्मफुल इफ़ेक्ट और सॉइल कंजर्वेशन के बारे में या इसके आगे जितने भी टॉपिक है कोशिश करेंगे कि हम पढ़ाएँ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ें पढ़ाएँगे। इतना आप लोग अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।